ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए चुनाव चर्चा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मणिपुर में चुनावी परिदृश्य। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक आनंद मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के 2 चरणों का विधानसभा चुनाव का मतदान पूरा हो चुका है और अब उत्तर प्रदेश के शेष चरणों और पंजाब और मणिपुर राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान बाकी है। तो जो शेष बचा मतदान है उसके लिए इन राज्यों में चुनावी गतिविधियां तेज हो चली हैं। आनंद जी, सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश की ही हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकलकर चुनावी कारवां अब आगे बढ़ रहा है और अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होगा, जिसमें कि 59 सीटें हैं, 16 जिले हैं। एक बार अगर अपने श्रोताओं को मैं जिलों की भी जानकारी दूं तो इसमें हाथरस, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और कानपुर नगर हैं। तो आनंद जी, आप कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो तीसरे चरण का मतदान होगा, प्रमुख मुकाबला कहां है, कौन सी सीटें अहम हैं? देखिए, पहले जो 2 चरण के चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उसी की तर्ज पे मोटा मोटी जो है वो भाजपा और सपा के बीच में चुनावी दंगल दिख रही है। लेकिन बुंदेलखंड जो एक क्षेत्र है वहाँ संघर्ष त्रिकोणीय बनता दिख रहा है। बसपा का पुराना क्षेत्र रहा है। 2007 के चुनाव में बसपा ने काफी सीटें जीती थी, 2012 के चुनाव में सपा ने 6 सीटें जीती थी और 2017 के चुनाव में भाजपा ने सभी 19 सीटों पे विजय हासिल की थी। इस बार जो है चुनाव बुंदेलखंड में थोड़ा खुला दिख रहा है तीनों तरफ से। अभी मायावती ने वहाँ पे कल ही एक रैली की है जालौन में और अपने कार्यकर्ताओं को ये बोला है कि आप इस झांसे में न आए कि भाजपा चुनाव गंभीरता से नहीं लड़ रही है, पूरी मजबूती से लड़ रही है और सरकार बनाने के लिए लड़ रही है। वैसे तो सभी दल जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बोलेंगे सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जैसे वेस्टर्न यूपी में जो दिखा कि बिल्कुल भाजपा और सपा के बीच में ही मुख्य मुकाबला है और बसपा थोड़ी पीछे दिखी वहाँ पे, बुंदेलखंड में वो स्थिति थोड़ी उलट है। तीनों ही पार्टियों में रसाकसी है और बहुत ही कम मतों के अंतर से प्रत्याशियों की जीत होगी इससे। आनंद जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अगर 2 चरणों की बात करें तो उसमें मुद्दे के रूप में किसानों को देखा जा रहा था और जो घोषणा पत्र है उसमें भी हमने देखा कि गन्ने के भुगतान के बारे में लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र में ये मुद्दा शामिल किया। तो एक तरह से हर क्षेत्र विशेष का एक मुद्दा होता है, लेकिन तीसरे चरण में कौन से विशेष मुद्दों को देख रहे हैं जिसमें कि राजनीतिक दल इसे प्रचार में उठा रहे हैं? तीसरे चरण में एक तो जातीय समीकरण बड़ा मुद्दा है और जैसे बुंदेलखंड में एक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा, विकास का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा है। वहाँ से पलायन की समस्या काफी गंभीर रही है। रोजगार के युवाओं का पलायन काफी संख्या में होता रहा है। वहाँ पिछड़े और दलितों की आबादी काफी है, करीब आधी से ज्यादा आबादी पिछड़ों की है और तकरीबन 20% से ऊपर आबादी दलितों की है। और इन तबकों में जो है एक रोजगार की समस्या वहाँ ऐतिहासिक रूप से रही है और पानी की समस्या वहाँ पिछले कई चुनावों में मुद्दा बनती आ रही है। तो ये जो हर घर नल जो सरकार ने कार्यक्रम चलाया है उसको वो काफी चुनावों में उस बारे में बात कर रहे हैं। अगर जो वहाँ की चुनाव रैलियों को आप देखें तो उसमें भाजपा के जो नेता जा रहे हैं रूलिंग बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि सपा की सरकारों में और बसपा की सरकारों ने आपको प्यासा रखा और हमारी सरकार जो है आपकी प्यास बुझाने का काम कर रही है। तो ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन का इशू है, एम्प्लॉयमेंट का इशू है वहाँ पे और इन सब के बाद एक सोशल जो पोल्यूशन है, एक जो सामाजिक समीकरण है, जातियों का समीकरण है, वो महत्वपूर्ण हो जा रहा है बुंदेलखंड में। पंजाब की ओर रुख करें आनंद जी, तो पंजाब विधानसभा चुनाव का मतदान भी एक चरण में ही 20 फरवरी को होने वाला है। हालांकि ये पहले 14 फरवरी को होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने तारीख में बदलाव किया। और हम अगर राजनीतिक समीकरणों पर यहाँ बात करें तो इस बार हमें कुछ एक ऐसी स्थिति दिख रही है कि कई नए गठबंधन हैं और गठबंधन जो पुराने हुआ करते थे उसमें बदलाव है। जैसे कि शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का एक गठबंधन है। इसी तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो अकाली दल है उसका भी एक गठबंधन है और साथ में संयुक्त समाज मोर्चा, संयुक्त संघर्ष मोर्चा के साथ एक नवगठित गठबंधन भी आया है। तो क्या राजनीतिक समीकरण आपको बनते नजर आ रहे हैं? पंजाब का चुनाव बिल्कुल एक नए तरह का चुनाव है इस बार। पिछले जो कई चुनाव हुए हैं उसमें एक तरह से वहाँ बाइपोलर ही कॉन्टेस्ट हुआ करता था भाजपा और कांग्रेस के बीच में। पिछला विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जरूर कड़ी मेहनत की थी और काफी कोशिश की थी। लगता था चुनाव शायद जीत भी सकती है, पर वो मुख्य विपक्षी दल बनकर ही रह गए। इस बार का चुनाव जो है वो बड़ा ही संशय की स्थिति में सारे दल है वहाँ पे।
क्योंकि कई नई चीजें हुई हैं। एक तो अकाली दल ने, जिनका कि भाजपा के साथ बहुत ही लंबा अलायंस था, 1.5 साल पहले करीब उनका अलायंस टूट गया बीजेपी से फॉर्म लॉ के विरोध में, और उन दल ने बसपा के साथ अलायंस किया है। 26 वर्षों के बाद ऐसा अलायंस हुआ है। 1996 में उन्होंने बसपा से अलायंस किया था, लोकसभा चुनाव में 12 में से 11 सीटें जीती थी। उसके बाद से पंजाब के चुनाव की पृष्ठभूमि रही है वो भाजपा, अकाली दल एक तरफ और एक तरफ कांग्रेस। इस बार जो है फिर से जो वहां से ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है उसमें एक बदलाव की बात कही जा रही है। वैसे सारे दल ये बोल रहे हैं कि हम बदलाव की नाम पे वोट मांग रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी का एक नारा है कि भाई कांग्रेस और भाजपा ने काफी दिनों तक शासन किया है, यहाँ एक मौका उनको भी मिलना चाहिए। कांग्रेस मुख्यमंत्री बदला है, पहला दलित मुख्यमंत्री दिया है राज्य को, और उनको बहुत उम्मीदें हैं कि शायद वो ये दलित जो वोट बैंक है 32% तो पंजाब में, उसका उन्हें लाभ मिलेगा। बट ये थोड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि हिंदी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में जैसे एक दलित का कंसोलिडेटेड वोट होता रहा है, वैसा वोट होने का पंजाब में इतिहास रहा नहीं है। भाजपा नया पंजाब बनाने की वादे कर रही है और इनका अलायंस कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी से हुआ है। एक जो समस्या बीजेपी के साथ पंजाब में है कि इनका कोई बड़ा चेहरा राज्य स्तर पर वहाँ पे नहीं है, और नया पंजाब देने के नाम पे फिर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे के साथ अगर वो जा रहे हैं या दिख रहा है फेस उनका अलायंस पार्टनर का, यद्यपि बीजेपी बड़ी अलायंस पार्टनर है, ज्यादा सीटों पर वहाँ पे चुनाव लड़ रही है, वो कितना जनता उसको एक्सेप्ट कर पाती है। लेकिन मुद्दों की जहाँ तक बात करें पंजाब में, तो आप देखें एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी भाजपा ने बहुत जोर से बनाने की कोशिश की है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और यहाँ मुद्दों का ट्रैक्शन मिलता है। मोटा मोटी आप देखें तो कृषि कानूनों को लेकर जो 1 साल से ऊपर तक विरोध हुआ दिल्ली बॉर्डर पे, और अंततः वो दिसंबर में लास्ट ईयर कानून को वापस लिया गया, काफी चर्चे में है। वो चुनाव के डिस्कोर्स में उसकी बातें हो रही हैं, लेकिन इसका लाभ मिलता हुआ फार्मर्स की पार्टी को बहुत नहीं दिख रहा है। अगर हम पंजाब को देखें तो चुनाव मुख्यतः बीजेपी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल, बसपा, इन 4 टुकड़ों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। और किसान की जो पार्टी है वो जो चुनाव लड़ रही है उससे संयुक्त किसान मोर्चा ने भी दरकिनार कर लिया है। फिर भी थोड़ी बहुत जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ कुछ सीटें उनको मिल सकती है। अगर सीटें नहीं भी मिलती है तो कुछ खासा वोट बोला सकते हैं। पूर्वोत्तर की ओर रुख करें अगर आनंद जी, तो मणिपुर भारतीय राजनीति में एक बहुत अहमियत रखता है। 60 विधानसभा सीटों का ये राज्य है और 2 चरणों में यहाँ मतदान होना है। हालांकि पहले मतदान की तारीख और थी, लेकिन हाल ही में चुनाव आयोग ने 28 फरवरी और 5 मार्च को दोबारा से तारीख निर्धारित की है। 28 फरवरी को 38 विधानसभा सीटों पर मणिपुर में मतदान होगा और 5 मार्च को 22 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। तो 2 चरणों में यह मतदान है। हम आपसे राज्य की भौगोलिक स्थिति को समझते हुए वहां के सीटों और सत्ताधारी या जो दूसरे दल हैं उनकी स्थिति को समझना चाहेंगे। क्या राजनीतिक समीकरण है, किस तरह से आप मणिपुर को देख रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट जो कभी कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था वो धीरे धीरे कांग्रेस के हाथों से निकल के भाजपा में चला गया है। असम में 2016 में भाजपा ने पहली सरकार बनाई, उसके बाद नेडा का गठन हुआ और कांग्रेस के एक बड़े नेता हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी चले गए, जो अभी मुख्यमंत्री हैं असम के। और उसके बाद लगातार बीजेपी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अपनी पहुंच बढ़ाती गई है। 2017 का चुनाव हम देखें तो कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन बीजेपी ने सरकार बनाई नागा पीपुल्स फ्रंट के सहयोग से। वो पहली बार सरकार बीजेपी की बनी मणिपुर में। इस बार जो है कॉन्टेस्ट थोड़ा ज्यादा क्लीन लग रहा है दोनों ही पार्टियों के बीच में। भाजपा एब्सोल्यूट मेजोरिटी की ओर देख रही है, क्योंकि एनपीपी एंड एनपीएफ दो जो पार्टियां रही हैं, नागा पीपुल्स फ्रंट एंड नागा पीपुल्स पार्टी, वो दोनों अलग अलग लड़ रही हैं। इस बार देखना है कि रिजल्ट कैसा आता है। मुद्दों की बात करें तो मिलिटेंसी एक बड़ा मुद्दा वहाँ पे है। भाजपा जो रूलिंग पार्टी है वो ये दावे कर रही है कि पिछले 5 सालों में मिलिटेंसी पे बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। रोजगार के मुद्दे जैसे बाकी सारे राज्यों में होता है वैसे वहाँ भी है। और डेवलपमेंट के इशू पे बीजेपी प्ले कर रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद जो है नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में काफी विकास हुआ। स्टेट में पावर ऑल्टरनेट इस बार हो पाता है कि नहीं, ये देखना होगा। आनंद जी, आप जुड़े कार्यक्रम में चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे चुनाव चर्चा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मणिपुर में चुनावी परिदृश्य। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक आनंद मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।